स्टोरी के स्टार्ट में हम अपने मेन लीड ही को देख रहे हैं, जिसको उसके सर्वेंट्स बता रहे हैं हमारे होटल में आज दो बड़ी फैमिलीज की मैरिज सेरेमनी रखी गई है। वो उनको जाने का बोलता है और खड़ा होकर देखने लगता है। शादी में हम फी वैन को देख रहे हैं। उसकी शादी टैंक से हो रही है। अपने फादर को बोल रही है मैं अपनी माँ को बुलाने वाली हूँ। उसका फादर कहता है क्या कह रही हो, तुम्हारी माँ तो कब की मर चुकी है ना। वो वहीं पे अपनी माँ की पिक्चर लेकर आती है और कहती है फादर आंटी को मेरी माँ की सीट से हटा दीजिए। उसका फादर कह रहा है ये क्या कर रही हो। बोलती है इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं, सबके सामने आपकी बेइज्जती हो जाएगी। उसके फादर को उठवाना ही पड़ता है उसकी आंटी को। उसकी आंटी की बेइज्जती हो गई है। वो उसकी जगह पे अपनी माँ की पिक्चर रखवा देती है और अपनी माँ को याद कर रही है। ये सब ही देखने लगता है और इमोशनल हो रहा है। शादी के बाद फी वैन अपने दोस्त टैंग को थैंक यू बोल रही है। टैंग कहता है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी हेल्प की, दोस्त हूं ना तुम्हारा, और आगे जाकर तुम जिसको भी लाइक करोगी। एकदम से उसे कॉल आ जाता है और जल्दी में उसे जाना पड़ रहा है कि मुझे जाना होगा। वो जाने लगता है तो फी वैन उसे कहती है रुको, तुम्हारा पर्स यहीं पे रह गया। वो पर्स ले लेता है और उसे बाय बोल के वहां से जा रहा है। थोड़ी देर के बाद हम फी वैन को देखते हैं जो ड्रिंक करके बाहर आई है और उसे पता नहीं है। उसका आमना सामना ही के साथ हो जाता है और वहीं पर उसे कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रही है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ही उसे कहने लगता है कि तुम तो शादीशुदा हो ना और तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी। वो उसे बोलने लगती है देखो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, तुम्हें क्या लगता है। तुम हैंडसम हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ से जाने के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। और उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ही अपने आदमी को कॉल करता है और कहता है मुझे किसी के बारे में पता लगवाना है। टैंग वापस आ चुका है, कॉल पे बात कर रहा है, हाँ हाँ मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और वो देखता है फी वैन को, उसे सॉरी बोलने लगता है कि मैं चला गया था। कहती है कोई बात नहीं, तुम बिजी होगे ना। वो उसे बताने लगता है मुझे बुलाया गया तुम्हारे घर पे। कहती है ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाके देख लूँगी। वहीं पर वो उठ जाती है तैयार होने के लिए। फी वैन घर आती है तो उसका फादर डांट रहा है तुम शादी पे क्या तमाशा कर रही थी। उसकी आंटी कहने लगती है तमीज़ तो इसके पास है ही नहीं ना। उसका फादर कहता है मुझे पता नहीं था, तुम मेरी बेटी हो फिर भी इतनी बदतमीज होगी। सामने उसकी आंटी बोलने लगती है वैसे भी तुमने अपना सर नेम भी चेंज कर लिया है। अब जो शेयर्स हैं कंपनी के वो तो तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, मेरे बेटे जाओ के पास जाएंगे। वहीं पे फी वैन कहने लगती है मेरे पास जो भी जाएगा या जो मैंने लिया है वो मेरी अपनी माँ का है, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। साओ कहने लगता है अगर कंपनी तुम्हारे ग्रैंडफादर के नाम हुई तो फिर। लो लड़ रहे हैं तो वहीं पर उसका फादर उनको चुप करवाता है और कहता है कल मैं मीटिंग रख रहा हूँ, अपने 10% शेयर मैं इसे देने वाला हूँ अपनी बेटी को। तो वो कहती है मुझे नहीं चाहिए। उसका फादर कहने लगता है उस कंपनी में 50% मेरे शेयर है, मैं जिसको भी दूँ मेरी मर्जी। फी वैन कहती है आपको याद नहीं है ये शेयर आपको मिले कैसे हैं। वो अपनी बेटी को जोर का थप्पड़ मारता है कि तुम्हें अगर इस सिटी में आराम से रहना है ना तो जो मैं कह रहा हूँ वही तुम्हें करना होगा। फी वैन कहने लगती है कि आप दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में नहीं सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे आपको। दूसरी तरफ ही को फी वैन की इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले लेता है और कहने लगता है उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया अभी वेडिंग वाली नाइट को ही, आखिर ये किस तरह की मैरिज। फी वैन को ऑफिस में देख रहे हैं, उसका स्टेप ब्रदर खड़ा हुआ है। उसे कह रहा है कि तुमने इतने साल काम किया है लेकिन फिर भी डैड ने तुम्हें 10% शेयर दिए और मैंने सिर्फ बोल दिया तो उन्होंने मुझे 10% शेयर दे दिए। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो। फी वैन देख के कहने लगती है वैसे भी जिस पोजीशन पे मैं बैठना चाहती हूँ वो तो एबिलिटी से ही मिलेगी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे वेस्ट लोगों को मिल जाएगी। वो वहीं पे बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसी पागल लड़की को मिलेगी। एकदम से वो नाइफ निकाल लेती है तो डरने लगता है और कहता है क्या कर रही हो। बोलती है सेब काट रही हूँ, तुम्हें खाना है क्या। उसका स्टेप ब्रदर जाओ जल्दी से भाग जाता है। फी वैन बचपन की मेमोरीज को याद करी है कि उसके फादर ने उसे कहा था जब तक तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम नहीं करने दोगी ना अपनी ग्रैंड माँ को, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। उसे हॉस्पिटल में करंट भी लगवाया, फिर आखिरकार उसकी ग्रैंड माँ को मजबूरी में उसकी माँ की प्रॉपर्टी उसके फादर के नाम करनी पड़ गई थी। उसके बाद से उसे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और डिप्रेशन हो गया था। अब उसे कहा जा रहा है जब तक तुम इलाज नहीं करवाओगी तुम यहाँ पर कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन नहीं ले सकती हो। ये सब सोच के तुम यहाँ पर कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन नहीं ले सकती हो। ये सब सोच के फी वैन रोती हुई जा रही है। बारिश भी हो रही है और वो बहुत दुखी है। वहीं पर उसे याद आती है ही की, तो वो उसे कॉल मिलाती है लेकिन सोचने लगती है तुम्हें क्या लगा था कि कॉल पिक कर लेगा कोई। वो अभी इमोशनल हो ही रही है कि सामने उसे एक कार आती हुई नजर आती है और उसी से ही बाहर निकलता है। वो रोते हुए उसे देख रही है। जैसे ही आता है कहने लगता है मैंने कहा था कि मैं आ जाऊंगा।
वो उसे कहने लगती है, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो तुम क्या करोगे? बोलने लगता है, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे यूज़ करूँगा तुम्हें खुश करने के लिए। और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और खुश भी हो जाती है फी वैन। सुबह को तैंग उसको पिक करने के लिए आता है। दूसरी तरफ फी वैन के फादर को देख रहे हैं, जो सबको बता रहे हैं कि मैं अपने 10% शेयर अपने बेटे जाओ को देना चाहता हूँ। सब कहने लगते हैं कि आप शेयर देना तो चाहते हैं, लेकिन जाओ ने कुछ काम भी नहीं किया है, एकदम से शेयर ले लेगा। वहीं पर जाओ कहने लगता है कि मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने वाला हूँ, अगर वो मैंने सक्सेसफुली कर लिया तो फिर 10% शेयर मेरे नाम तो होने ही चाहिए। उसका फादर उससे वादा कर देता है, हाँ मैं कर दूंगा तुम्हारे नाम। कि तब तक फी वैन आती है और कहती है, ऐसा नहीं होगा, मैं डिसएग्री कर रही हूँ। फी वैन आके चैलेंज कर देती है, अगर आप ऐसा ही कह रहे हैं तो फिर अगर ये प्रोजेक्ट मैं जीत लूँ तो फिर तो 10% शेयर मेरे नाम होने चाहिए ना। उसका फादर उसे डांट रहा है, तुम इस मीटिंग में क्या कर रही हो? बोलती है, मैं वही कर रही हूँ जो आप बोल रहे हैं, और मेरा भाई तो इतना ही अच्छा है ना, तो फिर डर रहा है मुझसे मुकाबले में? जाओ कहता है, कौन डर रहा है? वो वहीं पे कहती है, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। जाओ का फादर कह रहा है, तुम अपनी सिस्टर के साथ मुकाबला क्यों कर रहे हो, और अगर कुछ हो गया तो उसे शेयर देने पड़ जाएंगे। जाओ कहता है, फादर मैं सब संभाल लूंगा और ये प्रोजेक्ट तो 100% मेरे पास ही होगा, ही फैमिली को मैं संभाल लूंगा। दूसरी तरफ ही को देखते हैं, जो फी वैन को कॉल करता है तो आगे से तैंग उठाता है और बोलता है, कौन है? उसे आवाज़ आ रही है कि फी वैन बोल रही है, मुझे टॉवल दे दो। वो कॉल जल्दी से बंद कर देता है और फी वैन के बारे में सोचने लगता है। सुबह को हम देख रहे हैं, बहुत सारी मेड्स उसके आसपास हैं, वो सब उसे सेट करके दे रही हैं। कि वहीं पे असिस्टेंट आके उसको मीटिंग के बारे में बता रहा है, तो वो उसे चुप होने का बोलता है और कहता है, आज तो कंपनी में जाने का दिन है ना। असिस्टेंट बोलता है, वहां पर सब कुछ संभालेंगे लोग, लेकिन वो कहता है, मैं खुद जाऊंगा। मीटिंग में वहीं पे डिसाइड हो चुका है कि जाओ को ये प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा और साइन करने का बोल रहे हैं। लेकिन वहीं पे फी वैन कहती है, आप हमारा प्लान भी तो देखिए। बोलने लगता है, मैं सिर्फ पहली पार्टी का ही प्लान देखना चाहता हूँ, और वैसे भी इससे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और हम यही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। वो दोबारा दोबारा उसे कह रही है कि प्लीज़ हमारा प्लान देखिए, लेकिन वो आदमी मानने को ही तैयार नहीं है। वहीं पर साहो कहता है, तुम तो मेरे साथ मुकाबला करना चाहती थी ना, अब ये मुझसे साइन करवाना चाहते हैं तो तुम अब क्या ज़बरदस्ती करोगी? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। वो कहती है, अच्छा। वो वहीं पे वॉइस रिकॉर्डिंग सबको सुना रही है कि जब जाओ उस आदमी के साथ डील कर रहा था कि तुम्हें मुझे प्रोजेक्ट देना होगा, बहुत सारे पैसे मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा। सबके सामने वो आदमी एक्सपोज होता है तो चिल्लाने लगता है कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग फेक है, ये हमें फंसा रही है, इसे बाहर लेकर जाओ। लेकिन तब तक वहीं पे ही एंटर हो जाता है। वो आदमी बोलने लगता है, सर ये मैं खुद संभाल लूंगा, ये तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है ना, मैं सब सॉल्व कर लूंगा। ही कहता है, मैंने कह दिया ना कि इस लड़की को कोई हाथ नहीं लगाएगा, और वो एक रिपोर्ट दिखाता है तुम्हारे खिलाफ। बोलने लगता है, तुम क्या क्या करते रहे हो मेरे नाक के पीछे, मुझे सब पता चल चुका है, और उस आदमी को पकड़वा देता है। पीछे से वो जाओ को बोलने लगता है, हमारा प्रोजेक्ट ये साइन बिल्कुल तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकता है। वहीं से हम देखते हैं, फी वैन कह रही है, हम चलते हैं, लेकिन ही उसे रोक लेता है, इतनी देर से वेट कर रही थी अपने प्लान दिखाने का, चलो अब मैं तुम्हारा प्लान खुद सुनूंगा। वहीं पे तैंग कहने लगता है, तुम इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकती, इतना हार्ड वर्क किया है तुमने। अब वो बैठ जाती है और मिस्टर ही को थैंक यू बोलती है, उसके बाद सब एक्सप्लेन करने लगती है। वो ही को जोर से टांग भी मारती है, जैसे ही वो उसे कुछ करने की कोशिश कर रहा था। बोलती है, क्या हुआ मिस्टर ही, आप ठीक तो है ना? इसके बाद वो कहती है, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। तो ही उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों हैंड शेक करते हैं। वो अपना हाथ छुड़वाती है और वहाँ से ही चली जाती है। फी वैन अपने फादर को बताने आई है कि प्रोजेक्ट उसने जीत लिया, अब 10% शेयर उसके नाम कर दो। उसका फादर बहाना लगाने लगता है कि अभी इस टाइम पे शेयर जो है ना ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, तो तुम कुछ दिन का वेट कर लो, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट तुम अपने भाई को दे दो, और तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है ना, तुम तो रेस्ट करो ना। अब वो कहने लगती है, अगर मेरा भाई इस जगह पे होता फिर भी आप ये बोलते? कहते हैं, मैं तो तुम दोनों को इक्वली ट्रीट करता हूँ, फिर मेरी तो मैं ठीक कह रहा हूँ। इसके बाद वो गुस्सा होने लगता है, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट ना दिया अपने भाई को तो फिर देखना कोई भी शेयर तुम्हारे नाम नहीं होने वाले हैं। बोलती है, ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट अपने भाई को दे देती हूँ। उसका फादर खुश हो जाता है, लेकिन कहती है, पहले रीड कर लीजिए कि इस प्रोजेक्ट का जो भी मैनेजर बनाया गया है ना, वो चेंज नहीं हो सकता है, वरना आपको 10% ज़्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे उन लोगों को। जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं हो जाता, इसका मैनेजर चेंज नहीं हो सकता है। अब उसका फादर कहने लगता है, 5% शेयर मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो वहीं पे बोलती है, मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। वो मजबूर हो जाता है और कहता है, ठीक है, 10% शेयर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। शेयर लेने के बाद फी वैन को देख रहे हैं, जो पुरानी मेमोरीज को याद करिए कि शादी से पहले उसने रिकॉर्डर लगाया था, उसमें से सब कुछ पता चल गया था कि उसके फादर ही फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहे हैं, अपने बेटे को 10% शेयर के बारे में बोल रहे हैं।
तो उसने जो भी सारी प्लानिंग की और जो भी वो ही के पास ड्रंक होके गई थी, वो सब कुछ उसका प्लान था ताकि ही उसकी साइड पे हो जाए। और शेयर्स अब उसे मिल गए हैं। सोचने लगती है ये मेरा काम हो गया, अब ही से रिलेशनशिप तोड़ने का टाइम आ गया है। वो उसे कॉल करती है, जगह पे बुलाती है। जैसे ही के पास आती है तो उसे बोल रही है कि हमें रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए। ही वहां पे कहने लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। फी वैन बोलने लगती है अब मुझे लगता है कि तुम्हें सारी बातें भूल जानी चाहिए, वैसे भी तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, ही फैमिली के बेटे हो। वो वहीं पे कहता है अच्छा तुम यही बोल रही हो तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देता हूँ। वो देख रही है तुम मुझे धमकी दे रहे हो। फी वैन डॉक्टर के पास आई है और कह रही है कि मैं अपनी सिचुएशन के बारे में आपको बता चुकी हूँ। डॉक्टर कहने लगती है उस लड़के को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, हो सकता है उसकी वजह से तुम्हारी सिचुएशन अच्छी हो जाए और तुम ठीक हो जाओ। एक बहुत बड़ी सेरेमनी रखी गई है जहाँ पर दोनों साइन करने वाले हैं। टैंक के साथ फी वैन आती है और वो बैठ जाती है और ही भी बैठा हुआ है और सिग्नेचर हो जाते हैं। रेस्ट रूम में फी वैन है और वहीं पर आता है ही, तो वो उसे बता रही है कि तुम अब ये सब क्या कर रहे हो। ही वहाँ पे बोलने लगता है कि तुम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दो। वो बोलती है लेकिन अभी तक तो न्यू मैरिज हुई है और अभी मैं इतनी जल्दी डाइवोर्स नहीं ले सकती। बोलने लगता है ठीक है मैं तुम्हें 1 साल देता हूँ, 1 साल तक तुम्हें। ही वहीं पे बोलने लगता है ठीक है 1 साल, 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें डाइवोर्स देनी पड़ेगी। घर में देख रहे हैं कि फी वैन की आंटी कह रही है तुमने ये क्या किया। बोलने लगता है और मैं क्या करूं, ये पकड़ा गया चीटिंग करते हुए और इसने पहले ही उनसे डीलिंग कर ली थी, मैं सबके सामने अब क्या ही करता। जाओ कहता है फिर आप ऐसे ही 10% शेयर तो नहीं देंगे और मेरा वेट नहीं करेंगे क्या। कि तब तक हम फी वैन को आते देखते हैं जो आगे कह रही है मैं एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने गई थी और उन्होंने एग्री कर लिया है कि वो एक न्यू ड्रग हमारी कंपनी में लॉन्च करना चाहते हैं। वहीं पर उसका फादर खुश हो जाता है कि इससे तो हमारी कंपनी बहुत ही ज़्यादा आगे चली जाएगी, चलो आकर बैठकर खाना खा लो। अब वो वहीं पे जाओ को देख रही है और खिड़की की तरफ जाके बोलती है खाना नहीं खाना चाहती मैं, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट में अपना 5% हिस्सा चाहिए। जाओ वहीं पे एकदम से उठता है ये क्या कह रही हो तुम। बोलती है क्यों, तुम प्रोजेक्ट लेकर आए हो। फाइल वापस लेने लगती है तो उसका फादर कहता है नहीं नहीं मैं तुमसे वादा करता हूँ। जाओ को बहुत गुस्सा आ रहा है, पहले तो 10% शेयर ले लिया और अब फिर 5% मांग रही है, ऐसे तो सारे शेयर्स उसके पास चले जाएंगे। उसकी माँ कहती है तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है। वहीं पर बैठ के बोलने लगती है एक तरीका है। अब वो उसकी ग्रैंडमा को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि फी वैन बीमार हो गई है। फी वैन तो वहीं पर ही की तरफ है और वहीं पर रेडी हो रही है। बोलने लगता है इतनी रेडी क्यों हो रही हो, कहीं तुम टैंक के साथ डेट पे तो नहीं जा रही, तुम नहीं जा सकती हो। बोलती है क्यों, वो मेरा हस्बैंड है, तुम्हारा रोकने का क्या मतलब। बोलने लगता है मैंने कहा कि तुम नहीं जाओगी। बताने लगती है कि मैं एक साइनिंग सेरेमनी में जा रही हूँ और वहीं पर मुझे तैयार होना है। एकदम से उसे कॉल आता है, उसे पता चला है उसकी ग्रैंडमा गायब हो गई है। वो परेशान हो जाती है, ही उसे लेकर जा रहा है। वो परेशान हो रही है, अपनी असिस्टेंट को भेज देती है साइन करने के लिए और वहीं पे काफी परेशान है। ही को बताने लगती है कि ग्रैंडमा ही मेरी एक फैमिली है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ, वो बीमार भी है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रास्ते में उसने अपनी ग्रैंडमा नजर आती है जो एक जगह पे बैठी हुई है। वो आगे कहती है ग्रैंडमा आप ठीक तो है ना। उसकी ग्रैंडमा उसे पहचान ही नहीं पा रही क्योंकि वो बीमार है। बोलती है मैं हूँ ग्रैंडमा। अब वो कहती है अच्छा अच्छा, और मुझे बताया था तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें देखना चाहती थी, मैं बाहर आ गई। ही वहीं पर फी वैन को कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और ग्रैंडमा को अपनी बैग पे उठा के लेके जा रहा है। घर वापस आके फी वैन कहती है ग्रैंडमा अब आइंदा से ना ऐसे कभी बाहर मत जाइएगा। वो पूछ रही है ये लड़का कौन है, तुम्हारा हस्बैंड है क्या। वहीं पर ही बोलता है हाँ मैं इसका हस्बैंड हूँ। ग्रैंडमा पूछती है इसका नाम क्या है तो फी वैन उसका नाम टैंग बता देती है जल्दी से, और ये सुन के ही को अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है हाँ यही मेरा नाम है। ग्रैंडमा पूछने लगती है क्या ये तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है, तो वो बता रही है हाँ ग्रैंडमा। ही वहाँ पे देखता है कि वो उसकी तारीफ करी है कि ये हैंडसम है, अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो खुश हो जाता है। ग्रैंडमा कहती है पिछली बातों को भूल जाओ और अब अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहो। वो वहाँ पे देख रही है। ग्रैंडमा उसे कहने लगती है हाँ मुझे कुछ और चीज़ भी तुम्हें दिखानी थी। वो इशारा करती है तो फी वैन कहती है मैं उठा के लाती हूँ। पीछे से ग्रैंडमा ही से पूछ रही है दोबारा से तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम ही बता देता है रियल वाला। वो एक बॉक्स होता है, ग्रैंडमा कह रही है इसे क्या कहते हैं, वो नाम बताती है। ग्रैंडमा कहती है हाँ और ये हमारी खानदानी है तो ये तुम दोनों को पहननी होगी। वो वहीं पे फी वैन को एक अंगूठी पहना देती है और एक ही को पहना देती है और ही को बोल रही है तुम्हें फी वैन के साथ बहुत अच्छा बिहेव करना है। ही वहाँ पे ग्रैंडमा से वादा कर लेता है। अब कार में आकर वो बाहर बैठते हैं तो वहीं पे वो कह रहा है तुम्हारी ग्रैंडमा अब ठीक है, अब परेशान मत हो।
वो उसे कहती है ये रिंग वापस कर दो, लेकिन ही कहता है ग्रैंडमा ने मुझे दिया है। बोलती है ग्रैंडमा ने ये टैंग के लिए दिया है। कि तब तक उसे कॉल आने लगता है और उसे पता चलता है कि टैंग का तो कार एक्सीडेंट हुआ और अब वो साइन सेरेमनी में जा ही नहीं रहा है। तो वो वहीं पे बोलती है यहाँ से हटो, मुझे ड्राइव करने दो, मुझे अभी वहाँ पे पहुँचना होगा जल्दी से। ही बोलने लगता है यहाँ से रास्ता 1 घंटे का है, तुम इतनी जल्दी नहीं जा पाओगी और अभी परेशान और ड्राइव भी नहीं कर पाओगी। वो वहीं पे कॉल करके उस आदमी से बात कर रही है कि हम इस प्रोजेक्ट को सीरियसली लेंगे, प्लीज़ आप दोबारा से रीस्केड्यूल कर दीजिए, हम दोबारा से साइन करेंगे। लेकिन वो उसे सॉरी बोलता है, तुम टाइम पे नहीं आई और हम ये नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जाओ को देख रहे हैं कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है। अब परेशान हो गई है कि इस बार तो जाओ जीत गया, अभी कोई जादू ना हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ही बोलता है अगर जादू हो जाए तो। वो वहीं पे उसी आदमी को कॉल मिलाता है और कहता है अभी 25 मिनट के अंदर तुम्हें मुझे आके मिलना होगा, वरना जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सारी कैंसिल हो जाएगी। अब वो आदमी कहता है इतनी जल्दी कैसे पहुंचूं। ही बोलता है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। वो जल्दी से सेरेमनी कैंसिल कर देता है और कहता है मुझे जाना होगा, कुछ पर्सनल रीजंस हैं। अब ये देखती है तो फी वैन ही को थैंक यू कर रही है। ही कहता है सिर्फ थैंक यू से क्या होगा, ये रिंग तुम्हें मुझे देनी होगी। और उसे बोल रहा है सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी में भी आना होगा। अब वो बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहा है और असिस्टेंट कह रहा है पहले तो आपने अपनी कभी बर्थडे नहीं मनाई, कहीं किसी के लिए तो आप नहीं कर रही है। वो उसे कहता है जाकर तैयारी करो। और कॉल करता है फी वैन को कब तक आ रही हो, तो बोल रही है बस मैं आ ही रही हूँ। फी वैन जाने लगती है कि सामने टैंग आ जाता है और कह रहा है मेरे ग्रैंडपा की बर्थडे है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी और ग्रैंडपा को अब मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़। वो वहाँ पे देखता है अगर तुम बिजी हो तो। बोलने लगती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी, चलो चलते हैं। फी वैन टैंग के साथ आ जाती है उसके ग्रैंडपा की बर्थडे पे। उसके ग्रैंडपा को एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी देती है और वो खुश हो जाता है। अब वो वहाँ पर ही खड़ी हुई है। दूसरी तरफ हम ही को देख रहे हैं जो उसका वेट कर रहा है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो कॉल भी नहीं उठा रही है। काफ़ी टाइम वो उसका वेट करता है लेकिन फी वैन आती ही नहीं है। बाहर आकर टैंग अपनी दोस्त को थैंक यू कर रहा है, तुम्हारी वजह से अब ग्रैंडपा मुझसे बहुत खुश हैं। वो कहती है कोई बात नहीं। ग्रैंडपा उन दोनों को दूर से देख रहा है और ये समझ रहा है कि ये अच्छे कपल बने हुए हैं। ही पता लगवाता है फी वैन के बारे में तो वो कहता है मैं खुद वहां पर जाऊंगा। वो भी उसी पार्टी में आ चुका है। जैसे ही वहां पर आता है तो कहता है कि मुझे पता चला आपकी बर्थडे पार्टी है तो मैं भी यहाँ पर आ गया। ग्रैंडपा कहता है खुशी की बात है और मैं कर रही है। वो बोलता है हाँ हम बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। और वहीं पर एक ड्रिंक उसके सामने करता है। जैसे ही करता है तो जानबूझ के फी वैन के ऊपर गिरा देता है। बोलने लगती है कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। अब वो जैसे ही वहां पर जा रही है तो उसके पीछे ही भी आ जाता है। वो वहीं पर बोलने लगता है कि तुम तो आई नहीं तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। बोलने लगती है कि मेरा मोबाइल बंद हो गया था और मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं टैंग के साथ यहाँ पर आ रही हूँ। अभी वहीं पर बात चल रही होती है कि मी ये आ जाती है। वो जल्दी से ही को छुपा देती है कर्टन के पीछे। मी आती है और कहने लगती है सिस्टर इन लॉ मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलती है क्या बात करनी है। वो पूछने लगती है कि तुम मिस्टर ही के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो ना सिस्टर इन लॉ, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। वो वहीं पे बोलती है नहीं मुझे तो नहीं लगता। पीछे से वहीं पर ही जानबूझ के उसे कह रहा है कि ये क्या क्या बोल रही है। वो चिल्लाती है तो मी ये कह रही है क्या हुआ सिस्टर इन लॉ आपको। कहती है कुछ नहीं हुआ। अब मी ही उसे कहने लगती है प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना और मेरा और मिस्टर ही का इंट्रोडक्शन करवा दो। वो काफ़ी ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट करती है तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है करवा दूंगी इंट्रोडक्शन। मी ये सिस्टर इन लॉ को कहती है मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। वो वहाँ पे गिफ्ट निकालती है और कहती है ये क्या है। बोलने लगती है ये ड्रेस आप मेरे भाई के सामने पहनेंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनकर और ज़्यादा ही को गुस्सा आने लगता है। वो जल्दी से ड्रेस ले लेती है, कहती है हाँ हाँ मैं पहन लूँगी। और वहीं पर मी को कहती है तुम जाओ जाओ बाद में हम बात करेंगे और उसे रूम से निकाल देती है। ही जैसे ही बाहर आता है तो उसे गुस्सा आने लगता है कि तुम सबके सामने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती ना, और मुझे नहीं पता कि तुम हमारे रिलेशनशिप को कब तक यहाँ पर रखोगी। वो उसे कहती है बाद में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, प्लीज़ अभी यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये टैंग फैमिली है। वो उसे कहने लगता है तुम मुझे भेजना चाहती हो और मुझे तो लगता है कि तुम टैंग के साथ ही रहना चाहती हो। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो उसका ड्रेस वो गिफ्ट लेकर जाता है। इसके बाद वो रूम में जाता है तो वहाँ पर वो देख रहा है कैंडल्स लगी हुई हैं। वहीं पर ड्रेस को भी जला देता है और काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगता है। टैंग बाहर आकर फी वैन को थैंक यू करे, तुम्हारी वजह से आप ग्रैंडमा इस कंपनी के लिए मान गए। फी वैन कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी हेल्प करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो उसे कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। कहती है नहीं तुम जाओ। अब वो वहाँ से ही देख रही है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। उसने वादा किया था ही से। ही वहीं पे ड्रिंक करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। वो आती है उसे देखती है तो फ्लावर्स लेकर आती है और उसे वहाँ पर हैप्पी बर्थडे भी बोल रही है।
सुबह को हम देखते हैं फी वैन डॉक्टर से डिस्कस कर रही है अपने इस रिलेशनशिप के बारे में, और वो सोच रही है कि वो बहुत ज़्यादा डर रही है इसमें आगे बढ़ने से, लेकिन वो ही को डिसअपॉइंटेड भी नहीं देख सकती। डॉक्टर कह रही है तुम डर रही हो कि तुम्हें धोखा मिलेगा। बोलती है हाँ यही है, मैंने अपनी माँ को देखा है, फादर ने जो उनके साथ किया, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। डॉक्टर उसे कहने लगती है तुम्हें एक्सेप्ट करना ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कि तुम्हें आगे जाकर बहुत ज़्यादा ठीक लगे। दूसरी तरफ जाओ को देख रहा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका दोस्त कहता है क्या हुआ तुम्हें? कहने लगता है साइन होते होते रह गया, और उस फी वैन का लक कितना अच्छा क्यों है। साथ में उसकी दोस्त कहती है तो क्या हो गया, तुम उस फी वैन को भी नुकसान पहुंचा सकते हो, उसने अगर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है तो। अब वो न्यू प्लान सोचने लगता है। जैसे ही वहां पर साइन करने की सेरेमनी हो रही है, फी वैन को देखते हैं, वो वहां पे काफ़ी खुश लग रही है और ही को भी अपने साथ बुलाती है। साइन सेरेमनी होने ही लगी है कि जाओ ने वहां पर एक आदमी को अरेंज किया हुआ है जो वहां से पीछे बड़ा सा बोर्ड होता है उसको गिरा देता है। जैसे ही वो गिरता है तो ही सामने आ जाता है फी वैन को बचाने के लिए, और उसे बहुत चोट लग गई है। ही अभी तक होश में नहीं आया है। टैंग कहता है तुम आराम कर लो, लेकिन फी वैन बोल रही है नहीं, जब तक ये होश में नहीं आता मैं यहाँ पर ही रुकूंगी। अब बाहर आकर टैंग उसे कह रहा है तुम ज़्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फी वैन उसे कहने लगती है और स्टार्ट में अगर तुम ना होते शायद आज मैं जिंदा ही ना होती। मेमोरीज में दिखाया जा रहा है कि जब हॉस्पिटल में उसके फादर उसे लाए थे टॉर्चर करवाने के लिए, तो उसने सोच लिया था कि वो जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन उस वक्त टैंग आया था और वो कह रहा था नहीं हमें अच्छे से रहना ही होगा। टैंग बोलने लगता है उस वक्त तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी थी। अब वो वहाँ पे ही बात कर बोलने लगता है तो मिस्टर ही के बारे में, क्योंकि उसने देख लिया था ही को फी वैन के पीछे जाते हुए, तो उसे पता चल गया है। बोलने लगता है जब वो होश में आएगा तो मैं खुद उसे बताऊंगा कि तुम उसे लाइक करती हो। वहीं पर एकदम से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो कहती है नहीं तुम बिल्कुल उसे नहीं बताओगे, मैं अपनी माँ की तरह नहीं होना चाहती, जैसे मेरे फादर ने मेरी माँ के साथ किया, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बना। दूसरी तरफ ही को होश आ गया है और वो देख रहा है कि फी वैन यहाँ पे है ही नहीं। वो काफ़ी परेशान हो रहा है क्योंकि उसने फी वैन को टैंक के साथ देखा था कि वो उसके साथ खड़ी है, और वो सोच रहा है कि फी वैन उसे बोल रही थी अंगूठी उतार दो ये टैंक के लिए है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वो काफ़ी परेशान हो गया और बाहर आ जाता है हॉस्पिटल से। बचपन की मेमोरीज को याद कर रहा है कि बचपन में जब बच्चे उसे मारा करते थे तो उस वक्त फी वैन आई थी उसे बचाने के लिए। फी वैन को डिप्रेशन की वजह से कुछ भी याद नहीं है कि वो बच्चा जो उसे कह रहा था कि हमें अच्छी तरह रहना चाहिए, वो टैंग नहीं बल्कि बचपन में ही था। फी वैन को तो कुछ नहीं याद, लेकिन ही सब पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। सुबह हो गई है। फी वैन जैसे ही आती है उसे देखने के लिए तो देखती है कि वो है ही नहीं, और वहीं पर मैसेज देखती है ही का जो उसे कह रहा है कि मैं चला गया हूँ। ही काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रहा है बारिश में भीगने की वजह से। उसे मेडिसिन दे रहा है असिस्टेंट और कह रहा है कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं चला जाता हूँ मीटिंग में। वो पूछने लगता है कि मीटिंग में कौन आया रिपोर्ट करने। उसे पता चलता है फी वैन आई है, तो वो वहीं से खुद जाने लगता है। मीटिंग में हम फी वैन को देख रहे हैं जो वहाँ पे सब कुछ बता रही है, तो एकदम से ही को खांसी आने लगती है। वो देखती है उसे कफ करते हुए, बोलता है कुछ नहीं स्टार्ट करो। इसके बाद वो आखिर में सब अरेंजमेंट बताने के बाद वहाँ से जा रहा है। फी वैन उसे रोकती है तुम्हारी तबीयत खराब है, तो वो बोलने लगता है तुम्हारा इससे क्या लेना देना, तुम यहाँ पर काम से बात करने आई थी, बस वो हो गया, और चला जाता है। वहीं पर असिस्टेंट बताता है कि सर बारिश में भीग गए थे और बारिश में भीगने की वजह से उन्हें शायद बुखार और सर्दी हो गया, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। इसके बाद वो चला जाता है। फी वैन बाहर आती है तो वहीं पे कह रही है कि तुम चलो और मैं यहाँ पे वॉक करना चाहती हूँ। अब वो डॉक्टर की बात को याद करने लगती है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी आवाज़ आती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो तुम्हें खुद भी आगे बढ़ना चाहिए। अब वो सोचती है और पीछे मुड़ जाती है। ऑफिस में ही उसे बोलने लगता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो उसे कहती है हम कॉपरेशन तो कर रहे हैं ना। वो बोलने लगता है ही इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ तो अच्छा होगा। अब वो जाती है वहाँ से। ही को भी थोड़ा बुरा लग रहा है। असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहने लगता है सब कैमरास निकाल लिए गए हैं। कहता है मैं ये फेंक देता हूँ, लेकिन ही उसे रोक लेता है तुम जाओ यहाँ से। अब वो पीछे से उसे देखता है और फिर खाता भी नहीं है। जाओ का मूड बहुत ही खराब हो रहा है कि मेरा ये प्लान भी फेल हो गया, आखिर वो मर क्यों नहीं गया, मर ही जाता तो अच्छा हो जाता। उसकी माँ कहती है मेरे पास एक और प्लान है, कुछ भी हो जाए तुम अपने बाप का खून तो हो ना, ये फैमिली तुम्हारी होने वाली है और तुम्हारी इंगेजमेंट मैं यूयू से करवा रही हूँ। वो बहुत ही बड़ी कंपनी भी है उनकी और हमारी कॉपरेशन हो जाएगी, हम मिलकर एक टीम बना लेंगे। अब उसकी इंगेजमेंट का इनविटेशन ही को भी भेजा जाता है। असिस्टेंट बता रहा है कि इसी इंगेजमेंट में मिस्टर फी वैन भी जा रही हैं।
असिस्टेंट बताने लगता है कि आपको नहीं जाना, लेकिन मिस फी वैन भी जा रही हैं। वो बोलता है क्यों, फी वैन जहाँ भी जाएगी मैं भी वहाँ जाऊँगा क्या। असिस्टेंट जाने लगता है तो वो फिर से उसे रोक ले। इंगेजमेंट पार्टी में सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। उस लड़की का फादर भी बड़ा ही ज़्यादा खुश हो रहा है। ही वहाँ पे आता है तो सब उसे वेलकम करने लगते हैं। हमने सोचा नहीं था कि तुम टाइम निकाल कर इस पार्टी में आओगे। ही वहीं पर जा रहा है, मैं रेस्ट रूम में जा रहा हूँ, कि उसके पीछे पीछे वो लड़की यूयू भी जाने लगती है। वो उसके पीछे आते भागते हुए और ही को कहने लगती है, हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, क्यों ना हम अपना नंबर शेयर कर लें। ही बोलता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो वहाँ पे देखती है, उसकी जो नीयत है वो अजीब ही लग रही है। ही उसे बोलता है कि तुम इंगेज रहो और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से चला जा। दूसरी तरफ पार्टी में हम फी वैन को आता जाओ देख के कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बोलने लगती है तुम एंगेजमेंट कर रहे हो तो तुम्हें गिफ्ट देने आई हूँ। कहता है कैसा गिफ्ट। अब वो उसे वीडियो दिखा रही है कि जो उसने बोर्ड गिरवाया था। वो जल्दी से मोबाइल ही खींच लेता है। कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जेल में डलवा देना चाहिए या सबके सामने ये वीडियो चलानी चाहिए। अब एक बार तो वो चुप कर जाती है। उसका फादर वहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा है कि मैं अपनी बेटी को 10% शेयर देने वाला हूँ। वो फीवी को वहाँ पे बुला लेता है। जैसे ही वो सामने आती है तो वहीं पर उसकी आंटी, जो उसकी स्टेप मदर भी है, आके कह रही है ये क्या हो रहा है, मेरे बेटे का हक तुमने ले लिया है और मेरे बेटे का हक बनता था इन शेयर्स पर। वो वहाँ पर ही ज़ोर ज़ोर से लड़ाई करने लगती है कि तब तक हम ही को भी बाहर आता देखते हैं। ही वहाँ पे आके देखने लगता है। फी वैन बोलने लगती है क्यों, आपकी क्या औकात है, मेरी माँ की जगह आपने ले ली और मेरे फादर के साथ अफेयर चलाया और अब अपने बेटे को यहाँ पर सब कुछ बनाना चाहती हैं। वहीं पर उसे थप्पड़ लगने लगता है तो वो जाओ को थप्पड़ मार देती है। अब वो चिल्लाती है मेरे बेटे को तुमने थप्पड़ मारा। तब तक ही आकर उसका हाथ भी रोक लेता है। फी वैन उसे कहती है ये थप्पड़ इसलिए मेरी माँ के लिए जो मेरी माँ के साथ आप लोगों ने किया, और ये थप्पड़ जो आपका बेटा जाओ मेरे साथ कर रहा है। इसके बाद वो जाओ को कहती है क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे, क्योंकि तुम ये शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें जेल में नहीं डाला, वरना तुम अब जेल के अंदर होते। मुझे सिर्फ शेयर चाहिए थे और वो मुझे मिल गए। अब वो जाने लगती है तो ही उसे बुलाता है, लेकिन वो इग्नोर करके उसे आगे चली जाती। टैंग के साथ वो बैठी हुई है कि अगर ये मुझे शेयर्स ना लेने होते थे ना तो अब तक मैं जाओ को बर्दाश्त ना कर। टैंग उसे बोलने लगता है अब तो 30% तुम्हारे पास हो गया, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। कहती है मेरी माँ ने जो कुछ सहन है ये काफ़ी नहीं। दूसरी तरफ जाओ की माँ कह रही है ये लड़की बिना देखो मेरे बेटे को कैसे मारा है। उसकी फियांसे बोल रही है क्या हो गया, 30% शेयर उसके पास चले गए, मेरे पास तरीका है उसे वापस लाने का, और चैन फैमिली वो हमारी हेल्प ज़रूर करेगी। वो सब न्यू प्लानिंग बनाने लगते हैं। अगले दिन फी वैन काम पे आई है। वहीं पर पीछे मुड़ती है तो गिरने लगती है और टैंग उसे बचाने लगता है। टैंग का कॉल आता है, वो वहाँ से जा रहा है। ही वहीं पर देखने लगता है और कहने लगता है अगर तुम यहाँ पर सही नहीं हो तो वापस जाके रेस्ट कर लो। फी वैन कहने लगती है कोई बात नहीं मिस्टर ही, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी और काम में देरी बिल्कुल नहीं होगी। वो चली जाती है और ही पीछे स्माइल करके देख रहा है। जैसे ही वो आगे चल रही है तो उसके पाँव में पेन होने लगता है और सामने वो अपने शूज़ को देख रही है तो ही सामने आके खड़ा हो जाता है। वो खड़े होके मिस्टर ही बुलाती है कि ही जल्दी से उठाकर उसे बाहर लेकर जाता है और कार की डिग्गी पे बिठा देता है और उसके शूज़ बदलने लगता है। वो बोलती है तुम्हारी कार में लड़कियों के शूज़ कहाँ से आ गए। अब वो कहता है ये मेरी फ्यूचर वाइफ के लिए हैं। अभी वो बात कर ही रहे हैं कि फी वैन को कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसके फादर ने सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखी है, तो आपको भी अभी आना होगा। मीटिंग में उसका फादर अनाउंसमेंट कर रहा है कि जाओ और चैन फैमिली दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं और इनके शेयर्स भी लगेंगे अब हमारी कंपनी में। यूयू भी बता रही है 50% शेयर्स का, और वहीं पर सब मान भी जाते हैं। ये देख के फी वैन को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसके शेयर्स हट गए हैं और उसकी जगह से चैन फैमिली के शेयर्स आ गए हैं। अब यूयू उसके पास खड़ी हो जाती है तुमने तो इतनी कोशिश करके और वीडियो की धमकी देके शेयर्स ले लिए, लेकिन देखो मैंने एक बार कहा और सारी शेयर्स तुम्हारे हट गए हैं। फी वैन कुछ नहीं बोलती तो वो उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि जाओ ही कंपनी का हायर बनेगा, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है, और तुम्हें तो वैसे भी दिमागी बीमारी है ना, तुम्हारी माँ भी पागल होके मर गई थी। फी वैन बोलने लगती है चैन फैमिली बहुत पावरफुल है पता है मुझे, लेकिन तुम कह रही हो कि मुझे दिमागी बीमारी है। अभी हम दोनों अकेले हैं, तुम्हें लगता नहीं है डर के मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगी। वहीं पर यूयू थोड़ी डर जाती है और उसे कहती है ज़्यादा प्राउड मत हो, और जल्दी से चली जाती है। वहीं पर फी वैन को एक पोस्ट नजर आती है उसकी माँ के बारे में, और ये बात ही को भी पता चली है तो वो कहता है जल्दी से इस खबर को फैलने से रोको।
फी वैन बहुत दुखी हो गई है, पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है और सोच रही है कि उसकी माँ पर इल्ज़ाम लगाया गया था। उसकी माँ पागल नहीं थी। एक जगह पे बैठ गई है और कहने लगती है कि मैं सबको छोड़ूंगी नहीं। पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है जब उसके फादर उसकी आंटी को घर लेकर आए थे और अपने नाजायज़ बेटे को भी, और कह रहे थे कि अब ये यहाँ ही रहेंगे। तो वो पागलों की तरह बिहेव करना शुरू हो गई थी और फिर उसके फादर ने उसे पागल खाने भेज दिया था, उसे हॉस्पिटल में भेज दिया था। तुम हो ही पागल अपनी माँ की तरह। वो पुरानी मेमोरीज को याद करके दुखी हो रही है और आउट ऑफ कंट्रोल होके सोचने लगती है कि मैं सबको मार दूंगी। अब जैसे ही वो बाहर निकल रही है तो ही सामने आकर उसे रोकने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल भी काबू नहीं आ रही है। उसे कहती है हट जाओ और उसे भी चोट लगा देती है। जब उसे होश आता है तो कहने लगती है सॉरी सॉरी। ही को सॉरी बोलती है। ही कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सुनकर फी वैन काफी इमोशनल हो जाती है। ही खड़ा हुआ एक जगह पे अचानक से उसकी नज़र यूयू पे पड़ जाती है जो किसी और लड़के के साथ है। उसे वो कार में जाता हुआ देख रहा है और वहीं पे कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ जाओ को देख रहे हैं जो काम से वापस आ रहा होता है तो उसे कुछ नज़र आता है। उसे नज़र आता है कि सामने फी वैन वहीं पर है ही के साथ। तो वो सोचता है एक बार मुझे इन दोनों का सबूत मिल जाए ना, फिर देखना मैं सबके सामने कैसे इसकी बेइज्जती करूंगा। अब वो सुबह सुबह उनका पीछा करते हुए उसी होटल में भी आ जाता है और वहीं पर उसके रूम में कैमरा लेके पहुंच जाता है। लेकिन सामने उसे नजर आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी फियांसे है यूयू। वो यूयू निकलती है। दूसरी तरफ दूसरे रूम में देख रहे हैं ही को और फी वैन को, जिनका ये सारा प्लान था यूयू को एक्सपोज करने का। जाओ घर वापस आया है तो उसका फादर उसे थप्पड़ मारता है। वो बोलने लगता है तुमने क्या किया, लाइव स्ट्रीम करके चैन फैमिली की इज्जत दांव पे लगा दी। अब वो हमारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने वापस ले ली है। वो सोच रहा है ये सब कैसे हो गया। जाओ बड़ा ही परेशान हो जाता है और उसका दोस्त कह रहा है परेशान क्यों हो रहे हो, वो एक लड़की ही तो थी। बोलने लगता है यूयू की मुझे परवाह नहीं है बल्कि मुझे चैन फैमिली की इन्वेस्टमेंट की थी। अब वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, मैं क्या ही मुंह दिखाऊंगा। उसका दोस्त उसे न्यू आइडिया देने लगता है। एक न्यू ड्रग आई है, अगर तुम उसका प्रोजेक्ट जीत लो तो बड़ा कुछ हो सकता है। अब वो कहने लगता है लेकिन वो तो ठीक नहीं है। बोलने लगता है तुम चेंजिंग कर सकते हो, वैसे भी सही से करोगे तो किसी को क्या ही पता चलेगा। दूसरी तरफ टीवी पे खबर चल रही है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी में आ गया है और जाओ ने ये सब जीता है, उसके बारे में खबर आ रही है। जाओ वहीं पर फी वैन के पास आता है और उसे बताने लगता है तुम्हें पता है कि स्वीडन में एक कंपनी है और उसका प्रोजेक्ट मैंने जीत लिया है। अब फादर 20% शेयर मुझे देने वाले हैं। फी वैन कहती है तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और चली जाती है। फी वैन का फादर फिर से मीटिंग रखता है और वहीं पर बता रहा है 20% शेयर मैं जाओ को देने वाला हूँ। जाओ उसकी सीट पे बैठने ही वाला होता है कि एकदम से फी वैन कहती है कि मैं इस बात से एग्री ही नहीं करती, मैंने कहा कि मैं एग्री नहीं करती। जाओ चिल्लाने लगता है तुम्हारी क्या औकात है एग्री ना करने की, और तुम किस बेस पे ये कह रही हो। अब वो वहां पे कहती है बस अभी तुम्हें पता चल ही जाएगा। एकदम से वहीं पर गार्ड आके बता रहे कि पुलिस बाहर आई है और उन्होंने रिपोर्ट की है कि जाओ इलीगल ड्रग्स यूज कर रहा है। अब जाओ के खिलाफ रिपोर्ट आ गई है और वहीं पे उसका फादर भी परेशान हो जाता है। जाओ कह रहा है प्लीज फादर मुझे बचा लीजिए, मैं आपका। ही को देख रहे हैं, वो बोलने लगता है फी वैन को कि अब तो जाओ भी पकड़ा गया, अभी तुम खुश नहीं हो रही। बोलने लगती है अभी मैं खुश नहीं हो रही। तो वो कहता है और तुम क्या चाहती हो। अब वो कहती है मैं अपने फादर को जेल में डलवाना चाहती हूँ। फी वैन बोलने लगती है मेरी माँ के हाथ में ये अंगूठी थी जब वो इस दुनिया से चली गई थी और ये अंगूठी वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मेरे पास एविडेंस कोई नहीं है, उस वक्त मैं छोटी थी, मैं पुलिस को बुलवा नहीं सकी, लेकिन अब मेरे पास एविडेंस भी नहीं बचा कि मैं क्या यूज करूँ। वहीं पर उसे ही आइडिया देने लगता है कि अगर एविडेंस नहीं है तो हम सबूत खुद बना लेंगे, और वो न्यू प्लान बना रहे हैं। घर में हम देख रहे हैं जाओ की माँ काफी गुस्सा हो रही है कि अब क्या होगा। पीछे से जैसी ही फी वैन आती है कहती है तुम्हारा बेटा अब निकलने नहीं वाला। तो वो कहने लगती है इसका मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा था, एक बार आने दो तुम्हारे फादर को, मैं सब उन्हें बताती हूँ। अब वो कहती है उसको छोड़ो, ये देखो। वो उसे अंगूठी दिखाने लगती है क्योंकि वो अंगूठी उसी की है। कहती है मेरी माँ के हाथ में ये कैसे आई, मेरी माँ तो ऐसी कोई पहनती नहीं थी, और जब वो आखिरी सांसें ले रही थी उनके हाथ में ये अंगूठी थी, और इस तरह की चीज़ें तो आप ही पहनती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही मेरी माँ को धक्का दिया था। अब वो उसे बैठ जाती है उसके पास। वहीं पर वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलने लगती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने रिपोर्ट निकलवा ली है इसके ऊपर जो ब्लड लगा हुआ था। अब वो एकदम से बोलने लगती है मैं बस तुम्हारी माँ के पास गई थी ये बोलने के लिए कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे, और मैं अपने बेटे को एक नाम देना चाहती थी, और मुझे क्या पता था मैंने उसे थोड़ा सा धक्का दिया तो वो नीचे गिर जाएगी।
वहीं पे फीवैन कहने लगती है, मुझे एक्सप्लेन मत करो, बल्कि अब तुम्हें पुलिस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो बोलने लगती है, क्यों तुम पुलिस को बुलवाना चाहती हो, तुम्हारे पास सबूत ही क्या है। फीवैन कहती है, पहले तो सबूत नहीं था, लेकिन अब मेरे पास है, क्योंकि उसने सब उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली है। फीवैन बाहर चलती हुई जा रही है, सामने कैमरा को देख रही है। उसको पता है कि वो आंटी ज़रूर उस पर अटैक करने आएगी। जैसे ही वो पीछे से अटैक करने आती है तो फीवैन कहती है, क्या कर रही हो, और सारा कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। तब तक ही भी वहाँ पे आता है कि ये क्या कर रही हो, तुम क्या करी थी, ये प्लान तो नहीं था। बोलती है, मैं इतना सब्र नहीं कर सकती, 10 सालों से सब्र कर रही हूँ, और अब तो मेरे पास बहुत एविडेंस इकट्ठा हो चुका है। और वो बताने लगते हैं उस आंटी को कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, मेरी माँ को तुमने मारा, उसका तो सबूत मेरे पास नहीं था, लेकिन अब जो तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, ये सारी वीडियो इस कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है। ये दिन फीवैन को देखते हैं, वो अपनी माँ की कब्र पे आई है और काफ़ी इमोशनल हो रही है कि मैंने आपका बदला ले लिया है। ही वहाँ पे आता है और कहने लगता है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पर आ रही हो, तो मैं भी आ गया, आइंदा के बाद तुम यहाँ पर अकेले नहीं आओगी। और उसकी माँ की कब्र पे खड़े होकर बोलने लगता है कि मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा और इसे हर खुशी दूंगा। वहीं पर यह देख के फीवैन इमोशनल हो रही है। वो वापस आके बैठी है तो डॉक्टर के बारे में सोच रही है कि उसने डॉक्टर को बताया था कि वो ही को सब कुछ बताना चाहती है, अपनी मेंटल इलनेस के बारे में भी और सब चीज़ों के बारे में। तो डॉक्टर कह रही थी, अच्छी बात है, तुम सब कुछ ठीक कर रही हो और सक्सेस की तरफ जा रही हो। फीवैन का फादर उसे बुलाता है और कहता है, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। वो उसे थप्पड़ मारने लगता है तो वो अपने फादर का हाथ रोक लेती है और कहने लगती है कि आपके खिलाफ मैं सबूत इकट्ठा करूंगी, आपको जेल में डलवाऊंगी कि मेरी माँ के साथ आपने जो कुछ किया आपको पता था, लेकिन फिर भी आपने होने दिया। एक उसका फादर कहने लगता है, तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और वैसे भी तुम अभी मुझसे नहीं लड़ सकती, सब कुछ अभी मेरे हाथ में है और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ये कह के चला जाता है। फीवैन काफ़ी इमोशनल हो गई है कि आखिर वो क्या करे, अपनी माँ की कंपनी पूरी तरह बचाने के लिए क्या करे। तो वहीं पर तैंग आ जाता है, उसे कह रहा है, ज़्यादा परेशान मत हो, और प्लीज़ परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, अभी तक तुम स्ट्रांग बनी रही हो। वो वहाँ पे बोलने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। तैंग उसे कहने लगता है, ही को सब सच्चाई बता दो, उससे सब कन्फेस कर लो। अब वो कहती है कि अगर उसने मुझे एक्सेप्ट ना किया तो। फीवैन को देख रहे हैं, वो कॉल करके कह रही है कि कल मुझे हॉस्पिटल जाना है। दूसरी तरफ ही को देख रहे हैं, रात को वो जैसे ही ड्रेस रख रहा होता है, पीछे उसकी नज़र पड़ती है तो उसे फीवैन की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। अब सुबह को वो एक वेडिंग रखने का बोल रहा है, जबकि फीवैन दूसरी तरफ परेशान हो रही है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वो अपनी माँ को भी याद कर रही है। साथ में वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि ही ने तो हर बार उसकी हेल्प की है, हर जगह पे उसकी हेल्प की है। फीवैन के फादर को देख रहे हैं, जो बताने लगता है कि लैब प्रोजेक्ट ये कैंसिल होने वाला है। वही प्रोजेक्ट जो कि फीवैन की माँ का था, वो ये सब खत्म करना चाहता है। सब कहने लगते हैं, ये प्रोजेक्ट तो 10 सालों से चल रहा है, एकदम से ख़त्म करना है। वहीं पर वो बोलने लगता है, मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ, इससे हमारी कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सब उसकी बात मानने लगते हैं, लेकिन फीवैन आके कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो उसे कहता है, तुम्हारे एक वोट से कोई असर नहीं होने वाला है। वो वहाँ पे रिपोर्ट्स दिखाने लगते हैं और कहती है, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताकर कहती है, अब मेरी माँ के जितने भी शेयर्स थे 50% उसमें मेरा हिस्सा है और इससे मेरा बहुत हक बनता है कि मैं इसे रिजेक्ट कर सकूं। वो सबको बताने लगती है कि ऐसा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने वाला है और चेयरमैन की सीट से अपने फादर को हटाना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। एविडेंस भी मैंने पुलिस को दे दिया है। फीवैन सीट पे जाके खड़ी हो जाती है, उसके फादर उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। टैंग उसके पास आके खड़ा हो गया है, एकदम से उसके फादर की तबीयत भी। दूसरी तरफ ही को देख रहे हैं, वो वहाँ पे गिफ्ट लेकर जा रहा होता है कि एकदम से ड्राइवर को कॉल आता है और उसे पता चला है कि मिस तो हॉस्पिटल की तरफ जा रही हैं। तो वो सोचता है और वहीं पर जाने लगता है। हॉस्पिटल में टैंग वहाँ पे बैठा हुआ है, उसे कह रहा है कि ज़्यादा टेंशन मत लो। वो वहाँ पे कहती है, अब ये चाइल्ड रहे या ना रहे, अब ये किस्मत पे डिपेंड करता है। वैसे भी अभी ही को मैंने बिल्कुल सच नहीं बताया है कि शुरू से मेरी सारी प्लानिंग थी उसके साथ जाने की। टैंग उसे कह रहा है कि ही को सब सच बता दो। वो वहाँ पे कहती है, हाँ मैं सोच तो रही हूँ कि तब तक ही वहाँ पे एंटर होता है। ही उनकी बातें थोड़ी बहुत सुन लेता है और आकर कहने लगता है फीवैन को, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी। फीवैन उसे बता रही है कि उसकी ये सारी प्लानिंग थी स्टार्ट से लास्ट तक। वो सब उसे सच्चाई बता देती है कि मैं ये सब सिर्फ अपनी माँ के शेयर्स वापस लेने के लिए कर रही थी और शुरू से मैंने तुम्हें देखा था तो उस वक्त से मेरी ये स्टार्ट से प्लानिंग ही थी। अब वो काफ़ी दुखी हो जाता है, उसे कहने लगता है, मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था स्टार्ट से लास्ट तक। वो उससे आखिरी बार पूछता है इमोशनल होके, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इतने टाइम में तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है या नहीं। वो वहाँ पे उसे सच्चाई बता रही है कि उसने नहीं सोचा। वो चुप हो जाती है, हाथ भी अपना पीछे कर लेती है।
अब जवाब मिल जाता है ही को और वो वहाँ पे कहने लगता है ठीक है, मैं हार गया और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो वहाँ से रिंग भी उतार देता है और उसे बोलने लगता है बचपन में मैं सोच रहा था 10 साल पहले कि मैं जब छोड़ के गया था तो उस वक्त मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन अब मुझे बहुत बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे अफसोस भी नहीं हो रहा, और चला जाता है। जैसे ही फी वैन बचपन की मेमोरीज को याद कर रही है कि वो वहाँ से जा रहा था तो वहाँ पर वो वादा कर रहा था कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। अब इस बार ये सब सोच के उसे काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। टैंग वहाँ पर जल्दी से फी वैन को हॉस्पिटल लेके जा रहा है। दूसरी तरफ ही को देखते हैं जो काफ़ी परेशान लग रहा है। उसके दोस्त वहाँ पे कहने लगते हैं क्या हो गया तुम्हें, और बताने लगते हैं हमने सुना है मिस फी वैन के बारे में कि उसने अपनी माँ की जो कंपनी है ना वो वापस ले ली है। वो वहाँ पे ये बातें सुनता है तो बाहर चला जाता है रेस्ट रूम की तरफ। उसे एकदम से ऐसे लगता है कि फी वैन पीछे से गुजर रही है। वो देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन असल में वो दूर खड़ी होती है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि फी वैन उसी की पार्टी में आई है जहाँ पर ही गया हुआ है, और उसके साथ एक ग्रैंडपा है जो उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवा रहा है। अब वो इंट्रोड्यूस अपने आप को करवाती है। वहीं पर सब लोग बात करने लगते हैं ही के बारे में कि पता नहीं ये लीव के लिए क्यों यहाँ पर आया है, वैसे तो कभी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करता है। सामने वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस होने लगी है तो ही किसी और लड़की के साथ डांस करने लगता है, जबकि वहाँ पर ग्रैंडपा के साथ फी वैन डांस कर रही है। अब उन दोनों की बारी आती है तो वो कहने लगती है सबके सामने अगर तुम पीछे धक्का दे दोगे मुझे तो सब बातें करेंगे। रेस्ट रूम में ही गया तो वो उसके पीछे ही आ रही है। ही उसे बोलने लगता है तुम कोई ज़्यादा ही फ्री हो, यहाँ पर क्यों आई हो। वो उसे कहने लगती है पहले मुझे मेमोरीज याद नहीं थी, बचपन की मेमोरीज मुझे याद आ गई हैं कि वो लड़का जो उस वक्त मेरी हेल्प कर रहा था बचपन में वो तुम ही हो। ही बोलने लगता है अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, और तुम्हें ये लगता है कि मैं सारी जिंदगी एक थर्ड पर्सन बना रहूंगा या फिर एक डाइवोर्स वुमेन से मैरिज करूंगा, और चला जाता है। वहीं पर फी वैन के बारे में अनाउंसमेंट हो रही है कि उसने जो कंपनी ली है उसके बारे में। सामने एक लड़का खड़ा है जो कह रहा है फी वैन कितनी ज़्यादा अच्छी है, मैं तो इसका पीछा करूंगा। सामने कहने लगता है ही वो तो मैरिड है ना, बोलता है मैंने तो सुना है कि वो डाइवोर्स हो गई है उसे, और वैसे भी वो कितनी ज़्यादा लाइक और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। ह्यू ये बातें सुन के वहीं से बाहर चला जाता है। बाहर हम देख रहे हैं असिस्टेंट कहता है क्या मिस फी वैन को हेल्प के लिए बोलूं, उन्हें पता भी नहीं है रास्ते का। कहता है हाँ जाओ, लेकिन तब तक वो देखते हैं कि उसे तो कोई गाड़ी लेने आई है और वो गाड़ी में बैठ गई है। अब वो ये देखता है तो उसके साथ यू आ जाती है और कह रही है कि हम दोनों बात करें, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो वो उसे अपनी कार में बिठा रहा है और दूर से फी वैन भी उसे देखने लगती है। ये वहाँ पे बैठा है तो वहीं पर आता है असिस्टेंट और उन्हें एक इन्विटेशन दे रहा है। वो वहाँ पे कहने लगता है मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ चैरिटी डिनर में। इससे पहले हम देख रहे हैं कि ही के पास एक केक आता है जो कि वहाँ पर फी वैन नहीं भिजवाया। असिस्टेंट उसे देता है तो वो खाने लगता है। जैसे ही वो केक खाता है तो बचपन की मेमोरीज को याद करने लगता है और पूछता है असिस्टेंट से ये केक तुम्हें किसने दिया था। वो कॉल पे बात कर रहा था फी वैन से। वो वहीं पे मोबाइल भी छुपा लेता है और बताने लगता है नहीं नहीं हमारी ऑफिस में एक लड़की ने लिया था, उसे पता चल गया है। ही बोलने लगता है आइंदा के बाद किसी की चीज देनी हुई ना तुमने तो फिर देखना। उसे इनविटेशन मिला है, खास उसके लिए फी वैन ने भिजवाया है वहाँ पे, लेकिन बाद में वो ही चला जाता है। वहाँ पे चैरिटी इनविटेशन मिला है, सब वहाँ पे बोली लगाने वाले हैं। एक नेकलेस सामने आता है तो लड़का जो बैठा है वो कहने लगता है फी वैन को क्यों ना मैं ये तुम्हारे लिए बाय कर दूं। फी वैन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ही उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। पहली बोली लगने लगती है और पहला नेकलेस फी वैन जीत लेती है। फी वैन की थोड़ी तबीयत भी खराब लग रही है। ही वहाँ दूर से देख रहा होता है। अब दूसरा नेकलेस सामने आता है तो वो लड़का बाय करने लगता है तो उसकी जगह ही ज़्यादा बोली लगाने लगता है। वो उसके पास आके कहता है प्लीज़ मुझे ये बाय करने दो, लेकिन उससे ज़्यादा ही बोली लगाने लगता है और कहता है मुझे ये बाय करना है। अब वो जीत जाता है और उसे वो नेकलेस मिल जाता है, लेकिन वो क्या ही देखता है कि फी वैन उठ के बाहर की तरफ जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो अपने दोस्तों के पास आया है। बहुत ज़्यादा उसने ड्रिंक किया हुआ है और वहीं पर कॉल करने लगता है। फी वैन को बुलवाता है कि मुझे आकर ले जाओ। फी वैन वहाँ पर आती है, उसे पिक करके अपने घर लेकर जाती है। सुबह को हम देखते हैं कि उसकी आंख खुली है तो उसे याद आ रहा है कि वो किसको कॉल कर रहा था और वो अब फी वैन के घर में है। फी वैन किचन में वहीं पर उसके लिए केक बनाती है तो वो कहने लगती है देखो मैं ही तुम्हें लेकर आई थी, तुमने मुझे कॉल किया था कि मुझे पिक कर लो और बस मैं तुम्हें लेकर आ गई, ये मेरा घर है। वो कहने लगता है मैंने तुम्हें कॉल किया था, ठीक है अब मैं चलता हूँ यहाँ से। फी वैन वहीं पर उसके पीछे जा रही है। साथ में हम देखते हैं कि वो देखता है ये चोट तुम्हें कैसे लगी। बोलने लगती है कि अभी मैं केक बना रही थी, इतने टाइम से नहीं बनाया। अब उसे काफ़ी ज़्यादा उसकी चिंता भी हो रही है तो वो उसे मेडिसिन लगा देता है और कहने लगता है तुम ये केक क्यों बना रही थी। बोलने लगती है देखो अब मुझे तुम्हें दोबारा से इम्प्रेस करना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा।
ही कहता है तुम्हें लगता है मैं इंप्रेस हो रहा हूँ। अब वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें नहीं खाना केक तो मत खाओ, तुम चेंज कर लो, फिर हम मिलके बैठ के खाना खाते हैं। अब वो चेंज करने के लिए जाता है तो वो कहता है इतने ज़्यादा कपड़े ये किसके हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ये मैं तुम्हारे हस्बैंड के कपड़े पहनूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो उसे कहती है रुक जाओ, ये मैंने किसी के लिए बाय किए थे। अब वो कहते हैं किसके लिए बाय किए थे। तो फीवन उसे बताने लगी है कि मेरा एक दोस्त जिसका निक नेम सॉन्ग था, उसे मैं जब भी याद करती थी और मुझे पता था कि उसके लिए गिफ्ट लेकर रखने हैं, वो कभी तो वापस आएगा क्योंकि उसने वादा किया है, इसीलिए ये गिफ्ट लेकर मैं रखती रही थी। अब उसे पता चल गया है कि वो तो मैं ही था। वहां पर वो बोलने लगता है ठीक है, अगर तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना है तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कोई पक्का प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के फी वैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ऑफिस में जैसे ही ये आता है तो वो देखता है सब लोग बात कर रहे हैं, ये फ्लावर्स कहाँ से आ गए, फेंको इन्हें बाहर। लेकिन वो कहता है नहीं, यहाँ पर ही रख दो। वो कार्ड भी देखता है फी वैन की तरफ से है। इसके बाद वो ऑफिस में बैठता है तो ऑफिस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें उसे नज़र आ रही हैं। उसे असिस्टेंट कॉफ़ी ला के देता है। वो खिड़की के पास खड़ा होता है तो बाहर देखने लगता है बहुत सारे बैलून्स हैं। असिस्टेंट बताने लगता है मिस फी वैन ने ये सब कुछ अरेंज किया है। उसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छा लग रहा है। वो फी वैन को कॉल करता है और कहता है ये सब बोरिंग चीज़ें तुम कर रही हो मुझे इम्प्रेस करने के लिए, कुछ नया करो। लेकिन वहीं पर सारी चीज़ों को बाहर रखवा देता है। असिस्टेंट बाहर बैठ के केक खा रहा है। ही वहाँ पे गुजरता है और कहने लगता है कि हाँ सब काम हो गया है। ही बोलने लगता है ये तुम केक खा रहे हो, कहाँ से आया ये। बोलता है मिस फी वैन ने दिया, लेकिन आपने तो सब चीज़ें बाहर रख दी तो मैंने कहा मैं ही खा लूँ। अब ही वहाँ से उठाता है एक केक, ये तुमने नहीं खाया ना, और उठा के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसे फ्लावर्स नजर आते हैं। कहता है मुझे नहीं चाहिए। फी वैन कहती है अच्छा तुम्हें नहीं चाहिए। बोलने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो ऑफिस के अंदर ही आ जाती है और उसे कहती है अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें बोरिंग लग रही है तो मैं कोई न्यू चीज़ भी कर सकती हूँ। वो वहाँ पे देखता है ये कैसा ड्रेसअप किया है तुमने। तो कहती है क्यों, ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं चेंज होने की कोशिश कर रही हूँ। तब तक हम देखते हैं वहां पर मीटिंग के लिए लोग आने लगते हैं जिन्होंने ही से बात करनी थी। ही वहीं पे फी वैन को छुपा देता है। वो आकर बात कर रहे हैं। एक कहता है कि ये वाली फाइल बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और ये हमें लेकर जानी है, प्लीज़ आप साइन कर दीजिए। वो उन सबसे बात करता है और उन्हें बाहर भेज देता है। पीछे से फी वैन को कहने लगता है तुम ये सब क्या कर रही थी। वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें ये सब ठीक नहीं लगा तो फिर मैं एक डिनर अरेंज करूंगी, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ही उसे मना कर देता है लेकिन वो बोलती है मैं वेट करूंगी, अगर तुम्हें आना है नहीं आना तुम्हारी मर्जी। जाते हुए वो उसे कहने लगती है देखो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा मैसी हो गए हैं। तो वो उसे वहीं पर एक पिन लगा देता है और कहने लगता है ये मुझे वापस भी कर देना। वहां से ही लोग बाहर जा रहे हैं और सब कहने लगते हैं आज मिस्टर ही के साथ कुछ अलग ही लग रहा था कि वो वहीं पे फी वैन को बाहर जाता हुआ देखते हैं। असिस्टेंट पूछता है मिस फी वैन। जाने से पहले वो पोनी उतार देती है, उसे कहने लगती है कि ये अपने सर को वापस कर देना और चली जाती है। अब हम देख रहे हैं रात को फी वैन वेट कर रही है कि ही ज़रूर आएगा और मैं उसे प्रूव करके रहूंगी। जैसे ही वो वहाँ पर वेट कर रही है दूसरी तरफ ही को देख रहे हैं। वो निकल रहा होता है तो लियो आ जाती है, उसे कह रही है मुझे ज़रूरी बात करनी है। लियो उसके पीछे पीछे जा रही है तो वहीं पर दो कैमरामैन उन दोनों की पिक्चर्स बनाने लगते हैं। अब वो उसके ग्रैंडपा से बात करने के बाद जा ही रहा है कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं पर सारी रात रुक जाता है वहां पर उसकी हेल्प करने के लिए और फी वैन की तरफ जाता ही नहीं है। सुबह को अपनी कार में बैठता है और जैसे ही वो वहां पर सोच रहा है कि वो कहाँ जाए तो वहीं पर वो देखता है अपनी खबर, उसकी खबर फैल गई है, उसकी पिक्चर जो है इंटरनेट पे चली गई हैं। दूसरी तरफ फी वैन को देखते हैं, सुबह हो गई है, वो वहां पर वेट करते करते सो गई थी। उसे कॉल आता है, वो इधर उधर देखने लगती है। उसे लगता है कि डोर पे ही आया है लेकिन ही सामने नहीं होता है। दूसरी तरफ ही को देख रहे हैं, उसे कॉल आता है वहां पे। ही भागता हुआ फी वैन की तरफ आ रहा है और सामने देखता है कि एक वीडियो चल रही है और उस पे फी वैन ने कॉन्फेस किया उस सब कुछ। यहाँ पर मैं आई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे पता नहीं था चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं तुमसे मिली तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हो गई। उसके बाद वो सब चीज़ों के बारे में कॉन्फेस करने लगती है, उसे बताती है कि वो उसे लाइक करती है। ही वहाँ पे आगे देखता है तो उसे टैंग नज़र आता है और वो पूछने लगता है कि फी वैन कहाँ पे है। टैंग बोलने लगता है कि वो दूर चली गई है। अब वो उसे सारी स्टोरी बताने लगता है कि वो शुरू से ही तुम्हें लाइक करी थी और तुम्हें पता है कि उसके साथ मेरी शादी सिर्फ एक एग्रीमेंट थी, मैं तो किसी और को लाइक करता हूँ। उसे उस वक्त हेल्प चाहिए थी 10% शेयर लेने के लिए, उसे मैरिड होना था, इसीलिए वो ये सब कर रही थी। बल्कि स्टार्ट से वो तुम्हें लाइक करी थी और तुम्हारी वजह से वो साइकेट्रिस्ट को भी देख रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रही थी। वो सब बताता है कि उसके फादर ने उसके साथ क्या किया, सिर्फ शेयर्स लेने के लिए उसे हॉस्पिटल में टॉर्चर करवाया। वो उसे ये भी बता रहा है कि जिस दिन तुम नाराज होकर गए थे तो उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब ये सब सुन के ही को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है और वो वहाँ से भाग के जा रहा है।
दूसरी तरफ देख रहे हैं फी वैन को, उसका फादर का एक्सीडेंट हुआ है। वो अपने फादर को कह रही है कि कुछ नहीं होता, आप मरोगे नहीं बल्कि पैरालाइज हो गए हो, और मैंने आपको इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मुझे आपके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, बल्कि मैं ये देख रही हूँ। फी वैन कहती है चलो आप मेरे फादर तो हो, तो इसलिए आपके हॉस्पिटल के बिल तो मैं आपको पे कर सकती हूँ जब तक आप यहाँ पर हैं। इसके बाद वो बाहर आ जाती है। अब कंपनी की सबसे बड़ी चेयरमैन भी वही बने, लेकिन वो बाहर निकलती है कि सारे वहाँ पर आ जाते हैं रिपोर्टर्स और उसे पूछने लगते हैं तुम एक मिस्ट्रेस हो। उसे धक्का लगता है, वो गिरने लगती है, तो ही वहाँ पर आकर उसे बचाने लगता है। वो उसे बचाकर वहाँ से लेकर जाता है और दोनों वहाँ से खुशी खुशी जा रहे हैं ग्रैंड माँ को मिलने के लिए। इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।